बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बड़ी ख़बर जो है वो ये है कि पिंकी पीरनी अल मारूफ जादूगरनी की बहुत सी ऑडियो टेप्स लीक होने वाली हैं। वो उनको इकट्ठा किया जा चुका है और अब एक के बाद एक ऑडियो आती रहेगी। बात आप गौर से सुने जी आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने जी लोगों जी का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना वो अच्छा एक्चुअली ठीक है, मैं चले देखता सुने, हूँ। अब मेरी बात जी सुने। जी ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने ठीक है आगे जी। इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके अच्छा इतना जी। गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ, ओके क्योंकि जी, ये प्री ठीक है जी। प्लान्ड है। ठीक ठीक है। ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक ठीक है प्लानिंग जी। के तहत है। तो आपने ठीक है जी। इनको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ठीक है जी। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, ठीक और है जी। हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए। और गद्दार बाहर की कुव्वतें भी हैं और सब, वो सारा आपको पता है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक अब है ये जी। पता लग गया, आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है, और ये उनका बयान देखें। इसको आप अपने बिल्कुल लफ्जों सही है। में, इसको आपने सोने नहीं देना, इसको ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। इसको ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है। देखिए आज उनके बयान आया है। जी। अच्छा, हाँ इस जी। तरह दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। अच्छा, उस पे भी ठीक आपने है। उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बिल्कुल जी, उसको इसी तरह करेंगे ना कि ये तो सारा इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि अपने खुद गद्दार हैं और इस वजह से और इस तरह नहीं के बेटा, इल्जाम वो पे चलते एक्चुअली रहते हैं। उसको पकड़ना चाह रहे थे, उसको ये पकड़ना चाह रहे थे कि ये चक्कर क्या है कि खान सर जो हर चीज में से निकल रहे हैं और इनको चीजें पता कैसे होती हैं। अच्छा अच्छा, आ ठीक रही है है। समझ आपको? लेकिन ये सिर्फ मैं आपको समझ बता गया। रही हूँ, इस इशू को आपने नहीं किसी को करना, मैं लेकिन वो समझ इसके गया जी। पीछे इसलिए है। लेकिन आपने क्या करना? जिसके बाद पिंकी पीरनी पर पक्का हाथ डाला जाएगा। बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि ऐसी ऐसी मालूमात मिली है, ऐसी ऐसी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं कि लोग सुनकर यकीन नहीं करेंगे कि किस तरह पिंकी पीरनी करप्शन के सौदों में हदायत जारी करती रही कि इस सौदे में इतना नहीं, इतना पैसा चाहिए, उसको कहो फलां पे जगह पर ये पहुँचा दे, उसको ये कहो कि ये चीज़ ला दे, उसको ये कहो कि इतना इतना पैसा लगेगा। और जैसा कि मरियम नवाज साहबा ने कल लाहौर में खिताब किया और बताया कि जादूगरनी का जो उन्होंने पिंकी पीरनी की बुशरा बीबी का नाम लिया कि इसका बेटा इब्राहिम हर करप्शन के सौदे में कमीशन लेता रहा और इसने अरबों रुपए इसने अकेले ने कमाए। जो पैसा इसकी शागिर्द और इसकी सहेली और इसकी बालकी फर्रा गोगी ने कमाया है, उसका हिसाब अलग है। वो 70 अरब रुपए से ज़्यादा रकम बनती है जो इसने करप्शन की है और अभी इसके करप्शन के सुराग मिल रहे हैं। जैसा कि कल आपने ये खबर पढ़ी कि फैसलाबाद में 60 करोड़ रुपए का एक पिता एराजी वो इमरान खान की हदायत पर फर्रा गोगी को 2 करोड़ रुपए में अलाट कर दिया गया, यानी कि 58 करोड़ रुपए का डाका यकमुश्त एक ही सौदे में। तो बुशरा की सहेली फर्रा जो है वो इस तरह माल कमाती रही कि एक एक सौदे में 50-50 करोड़, और जब ये टोटल रकम आएगी तो ये 70 अरब रुपए से कहीं ज़्यादा रकम बन जाएगी। तो ये जो कल बुशरा की एक ऑडियो लीक हुई है, ये इसकी पहली ऑडियो है और इसके अंदर कई खबरें छुपी हुई हैं। एक तो इससे इस भरम से पर्दा उठ गया जो ये मसनूई तौर पर इमरान खान कहा करता था कि बुशरा को क्यों बीच में लाते हो, वो तो घरेलू खातून है। तो इस ऑडियो को सुनकर आपको पता चल गया कि वो किस हद तक घरेलू खातून है, किस तरह वो हदायत दे रही है। और इसमें जो सबसे अहम बात जो लोगों ने समझी है वो तो यही है कि वो ये हदायत दे रही है कि मीडिया सेल इस तरह करे कि जो भी हमारे ख़िलाफ़ बोले उसके साथ गद्दारी का जो लफ्ज़ है वो टैग कर दो, उसको गद्दारी में मुलव्वस करो, वही गद्दारी जो अमेरिका की साजिश ये वो उस तरह की चीज़ें। लेकिन मेरे ख़्याल में जो असल चीज़ है वो बुशरा की हैरानी है जो इसने अरसलान खालिद से
गुफ्तगू करते हुए कही कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे हैरत है कि हमारी हर बात का इनको पता कैसे चल जाता है। तो बात जो है बीबी के पता इस तरह चल जाता है कि जब तुमने उनको माफ़ नहीं किया तो वो तुम्हें माफ़ क्यों करेंगे, जिनसे तुम लोग अपनी मुखालिफ जमातों की खुफिया रिकॉर्डिंग कराते रहे हो, जासूसी कराते रहे हो, कॉल्स टेप कराते रहे हो, तो उन्हीं ने तुम्हारी कॉल्स भी टेप की, तुम्हें पता ही नहीं चला। अब तुम ढूंढ रहे हो तुम लोग कि बनी गाला में कहाँ कहाँ जासूसी के आलात छुपे हैं। बात यह है कि अब जो जासूसी के आलात बरामद हो जाए या बरामद ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे तकरीबन तमाम कारनामे, तुम्हारी तमाम गुफ्तगुएँ करप्शन से लेकर जादू तक सब रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जब तुम उन लोगों के पुतले बनाकर उनमें सुइयाँ चुभोगी तो वो लोग तुम्हारी गुफ्तगू टेप क्यों नहीं करेंगे। अब वो तुमसे गिन गिन कर बदले लेंगे, और ये बदले इनको आप इंतकाम नहीं कह सकते, बल्कि ये जो आपकी चीज़ें पकड़ी गई हैं उन पर गिरफ्त होगी, यानी गिरफ्त मेरिट पर होगी, जेन्युइन होगी, उसमें ज़्यादती नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ें जो अब आने वाली हैं अनकरीब, इसके बाद ये बिल्कुल क्लियर बात है कि इमरान खान को शायद सहूलत दे दी जाए कि अभी तुम्हें गिरफ़्तार नहीं करना, कुछ सियासी इशू ना बन जाए या कोई फिलहाल बुरहान पैदा ना हो जाए, लेकिन बुशरा बीबी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसकी गिरफ़्तारी जो है वो अब नविश्ता दीवार है। और क्योंकि करप्शन के बड़े बड़े 1 2 नहीं 3 4 नहीं सैकड़ों सौदे इन लोगों ने किए हैं, बुशरा बीबी ने और फर्रा गोगी ने। अब तक लोग यही समझते रहे कि इमरान खान ने जो करप्शन के लिए अपने फ्रंट में रखे हुए हैं वो आमिर कियानी है, वो मियां अज़हर का बेटा क्या नाम उसका हमाद अज़हर, वो है फ्रंट मैन, 3 4 और हैं, जुल्फ़ी बुखारी है। लेकिन ये इन्होंने तो 3 4 स्कैंडल किए। मसलन जैसे जुल्फ़ी बुखारी का नाम पिंडी के रिंग रोड स्कैंडल में आया जिसमें अरबों रुपए की वारदात की गई, लेकिन असल वारदात जो थी, असल जो करप्शन का अड्डा था वो बनी गाला के अंदर था, बनी गाला के ख्वाबगाह, बनी गाला की इशरतगाह, असल अड्डा वो था जहाँ से ये बुशरा बीबी और फर्रक गोगी का गैंग, और इस गैंग में 7 औरतें और शामिल थीं। और ये पंजाब की सुपर वज़ीर आला बल्कि पंजाब की वज़ीर आज़म बनी हुई थी फर्रा गोगी। वज़ीर आज़म का लफ्ज़ इसलिए गलत नहीं है कि मुत्तहदा पंजाब जब हिंदुस्तान था, आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस वक्त मुत्तहदा पंजाब का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता था उसको वज़ीर आला नहीं कहते थे, वज़ीर आज़म कहते थे। तो ये सरदार सिकंदर हयात, वो क्या नाम था उसका, खिज़र हयात सॉरी, वो पंजाब का आखिरी वज़ीर आज़म था। तो ये जो बुशरा बीबी की सहेली चेली और इसकी डिप्टी फर्रा गोगी अमलन पंजाब की वज़ीर आज़म बनी हुई थी। और उस्मान बुज़दार जो था ये अगरचे बहुत सारे फैसलों में बेख्तियार था, लेकिन करप्शन में ये भी कम नहीं था। इसकी करप्शन की भी जो तफसीलात आई हैं वो भी हैरानकुन है। इसने, इसके बेटों ने, इसके भाइयों ने, इसके भतीजों ने करप्शन का ऐसा बाज़ार गर्म कर रखा था, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में, कि अरब रुपए इन्होंने लूटे, और उसका भी सारा रिकॉर्ड है। अब बचेगा उस्मान बुज़दार भी नहीं। बाकी PTI के बहुत सारे लोग शायद बच जाएं, लेकिन ये उस्मान बुज़दार, फर्रा गोगी जो भागी हुई है, फ़रार हो गई है, और ये बुशरा बीबी, ये 3 तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। और इन तीनों का जो अंजाम है वो जेल है, और ये नविश्ता दीवार, इससे बच नहीं सकते। तो बुशरा बीबी की ऑडियो आपने सुन ली कि किस तरह वो ये कह रही है कि इनको आखिर पता कैसे चल जाता है हमारी हर बात का। मतलब ये है कि जो करप्शन की किस्से और दूसरी वारदातें, जादू टूने, हर चीज़ का पता चल जाता है। तो बुशरा इस पर हैरानगी ज़ाहिर कर रही है। ज़ाहिर है कि बनी गाला के अंदर एक हवन लगा हुआ है जिसमें लुबान छिड़का हुआ है, जिसमें इर्द गिर्द हड्डियों के छोटे छोटे ढेर हैं, माश की दाल है, काले माश बिखरे हुए हैं, बकरे की सिरी है, और कुछ और जानवरों के आज़ा हैं, किसी जानवर की दुम है, किसी जानवर की ज़ुबान है, किसी जानवर के कान हैं। तो ये हवन जो था ये तो बड़े खुफिया तरीके से लगाया जाता था। तो फिर ये बाहर खबरें कैसी आती थी कि बनी गाला के अंदर ये इतना बड़ा जादू टोने का कारोबार हो रहा है। तो ज़ाहिर है इसकी जासूसी बहुत पहले से हो रही है। कुछ सारी बातें इसी जासूसी से बाहर नहीं आई, बल्कि कुछ बातें PTI के अंदरूनी हलकों से भी आई। बनी गाला के कुछ लोगों का उनसे राब्ता, आना जाना, मिलना जुलना, कुछ चीज़ें छुपी नहीं रह सकती, वो उन तक पता चल गई। उन्होंने आगे जाकर अपने दोस्तों को बताई, दोस्तों से आ गया। फिर जैसा कि ये ज़माना ऐसा है कि हर आदमी के पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो वो कहीं से कहीं बात पहुंच जाती है। सिर्फ बहुत सी बातें तो इस तरह से निकली, लेकिन कई बातें जो थी, ख़ास तौर पर वो जो
हज़ारों मन मुर्गियाँ रोज़ाना ज़िंदा जलाई जाती थी। इस तरह के जो वाक़यात थे वो फिर आलात की मदद से भी बाहर आए, मुतल्लिका हल्का तक पहुँचे और ये भी बात सामने की है कि अगर जनरल बाजवा का पुतला इसने बनाया और उसमें सुइयाँ चुभोकर कहीं बाहर रखा, तो ज़ाहिर है किसी राहगीर ने तो नहीं जाकर बताया होगा कि ये किसका पुतला है, किसके लिए ये अमल हो रहा है। इसका मतलब है कि नज़र पूरी रखी जा रही थी। तेज़ रफ्तार और बारीक बीन कैमरे हर जगह लगे हुए थे, जिनकी नज़र से कोई चीज़ पोशीदा नहीं रह सकी। यही वजह है कि वो जो पुतला था वो एक दिन भी बाहर नहीं रहा। चंद घंटों के अंदर अंदर उस पुतले को बरामद कर लिया गया और उसे फिर नज़र आतिश करके जला के उसकी राख जो थी वो जिस तरह किसी ने बताया कि उसको पानी में फेंक दो, राख को इस तरह वो करके निजात हासिल की गई। वरना जनरल बाजवा पर भी जादू हो जाना था, जिस तरह इन्होंने कई लोगों पर जादू किया। अब खुदा जानता है कि किस किस की मौत किस किस की जादू से हुई। आमर लियाकत की खुदकुशी हो या नईमुल हक की अचानक कैंसर शिद्दत पकड़ जाने की वजह से वफ़ात हुई हो, या कुछ और लोग जो जिस तरह PTI के नज़दीक लोग इख्तलाफ करते हुए मारे गए, तो उनके पीछे जादू था या नहीं था, ये तो ज़ाहिर है वक्त आने पर ये चीज़ें भी खुल जाएंगी। लेकिन मुझे एक बात का बिल्कुल क्लियर अंदाज़ा है कि नवाज़ शरीफ जब जेल में थे तो उनकी सेहत अचानक इस तरह बिगड़ी कि वो मौत के मुंह में जा पहुँचे, जिसके बाद खुद एस्टेब्लिशमेंट को बीच में आना पड़ा और ख़ुद PTI परेशान हो गई कि अगर ये नवाज़ शरीफ की जेल में मौत हो जाती है तो ये हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। इसलिए उनको फिर बाहर भिजवाया गया और बाहर भिजवाते ही बल्कि हवाई जहाज़ के अंदर ही उनकी सेहत अचानक बहाल हो गई। यानी जो जेल में जाने से पहले जो सेहत थी वो अचानक बहाल हो गई। ये ऑन द रिकॉर्ड है। तो कोई मरीज़ इस तरह इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ सेहत याब नहीं होता जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ नवाज़ शरीफ सेहत याब हुए। लंदन पहुँचते पहुँचते उनकी हर चीज़ नॉर्मल हो चुकी थी। नॉर्मल से मुराद ये है कि जेल जाने से पहले वो सेहत या बीमारी की जिस कैफियत में थे उसी सतह पर वापस पहुँच गए। तो ये क्लियर निशानी है कि जादू का जो घेरा होता है कुछ किलोमीटर कुछ मील के अंदर हिसाब किताब से, तो वो जैसे ही दायरे से निकले, उस घेरे से निकले, तो जादू का असर ख़त्म हो गया और नवाज़ शरीफ की सेहत बेहतर हो गई। जिसका ये लोग बाद में मजाक उड़ाते रहे कि ड्रामा था, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। वाकई बात सही है, इतनी जल्दी कोई ठीक नहीं होता, लेकिन ये ड्रामा नहीं था, ये एक जादू की एस्टेब्लिश्ड किस्म की सच्चाई है कि जब जादू के दायरे से किसी को आप बाहर निकाल लें, 50 मील 100 मील दूर ले जाएं, तो जादू का असर कम पड़ जाता है। और अभी नवाज़ शरीफ पर जादू शुरू हुआ ही था, यानी उसको जादू का अमल, जो जादू का सर्कल होता है, वो उन पर मुकम्मल नहीं हुआ था। अगर नवाज़ शरीफ को रिहा करने में कुछ दिन की और तख़ीर हो जाती तो जादू ने पूरा असर कर देना था। नाज़रीन, ये जनरल बाजवा ने जो गुफ्तगू चंद महीने पहले की थी तो वो लीक हो गई थी। उसके बाद फिर कल दोबारा एक साहब ने वो लीक की है। उसमें कुछ बातें तो वही पुरानी जो पहले भी लीक हो चुकी, एक दो फ़िक्रे नए हैं। ख़ास तौर पर ये फ़िक्रा जनरल बाजवा ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद में हमारा कोई अमल दखल नहीं था, ये जो हुआ जेन्युइन हुआ। जेन्युइन से मुराद उनकी ये थी कि जब हम एक तरफ हो गए तो अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी, और जब हमारी तरफ से कोई फ़ोन इत्तेहादी जमातों को नहीं गया तो वो तो पहले तंग आई हुई थी जब उन्होंने देखा कि ऊपर से कोई हमें रोकने की कोशिश नहीं की गई, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई रोका नहीं गया। जिस तरह एतमाद का वोट लेने के मौके पर इक़दाम किए गए थे, तो वो फिर उन्होंने अपोजिशन के साथ इत्तेहाद कर लिया और यूँ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। तो अब देखिए कि इनके राब्तों की पोजीशन क्या है। मैंने अर्ज़ किया था कि ये राब्ते इनकी तरफ से मुसलसल हो रहे हैं, लेकिन उधर से ना है, जिसको ये गलत तरीके से ये पेश कर रहे हैं कि उधर से मिन्नत हो रही है, उधर से तरला हो रहा है, उधर से माफ़ी तलाफ़ी हो रही है। ये सारा झूठ है, नफसियाती जंग का हिस्सा है। हकीकत ये है कि राब्ते PTI की तरफ से हुए, उधर से हतमी इनकार होते रहे। ये हतमी इनकार को हतमी इनकार नहीं समझते। लेकिन कल शेख रशीद ने जलसे में कह दिया कि मैंने अपने दोस्तों को सलाम कह दिया है, अलविदा कह दिया है, अब मैं इमरान का साथ दूंगा। इस फ़िक्रे का सीधा साधा मतलब यह है कि शेख रशीद ने इतराफ़ कर लिया कि उस तरफ से गेट नंबर 4 की तरफ से मुझे हतमी ठुड्डा मार दिया गया और मेरी हर मिन्नत तरले को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। चुनांचे अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं सिवाय इसके कि इमरान खान का साथ दूँ। तो इस फ्रस्ट्रेशन में कल वो
जलसे में गाली गलौज करता रहा, शहबाज शरीफ को चोर कहा और जहाँ तक कहा कि तुम पर लानत है। लानत इस शख्स का तकिया कलाम है, हर चीज़ पर ये लानत भेजता है और इसे अंदाज़ा नहीं है कि ये चंद दिनों या चंद हफ्तों के अंदर अंदर खुद एक लानत बनकर रह जाएगा ये शख्स। तो ये मामला शेख रशीद का नहीं है बल्कि पूरी इमरान खान और उसकी टॉप ब्रास का है, जिसको हतमी तौर पर ना कह दिया गया और इनको अब इस तरफ से कोई उम्मीद नहीं। तो मायूसी के आलम में इन्होंने ये ओवरसीज़ का सेक्रेटरी जनरल है जो इनका बहुत बड़ा ओहदेदार है, इमरान खान का बहुत करीबी आदमी है, बरियार क्या नाम है उसका, वो अमरीकी ओहदेदार डेविड लू से मिला है और जिस तरह जियो ने खबर चलाई है कि माजी को भूल जाएं और नई शुरुआत करें, तो ये फिक्रा हो सकता है इसी तरह कहा हो। लेकिन जो इतलात हैं वो ये हैं कि इसने इमरान खान ने कहा है कि ट्रंप की सदारत के दौरान जिस तरह मेरी खिदमात अमेरिका के लिए हाजिर थी, अब मैं वही खिदमात बाइडन इंतज़ामिया को भी पेश करने के लिए तैयार हूँ। यानी पाकिस्तानी फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट से मुकम्मल मायूसी के बाद इसने फिर अमेरिका का दामन पकड़ने की कोशिश की है और इस तरह उसने अपने उस झूठे बयानिए को दफन करके रख दिया है, जो वैसे ही बुशरा बीबी की ऑडियो के साथ कि भाई जो भी शख्स हमारे खिलाफ बोले उसे गद्दारी के साथ तय कर दो, और ये बयानिया दफन हो गया था। लेकिन अब अमेरिका के साथ ये जो मिन्नत तरला किया जा रहा है कि जिस तरह हमने ट्रंप के साथ काम किया था, अमेरिका के लिए खिदमात अंजाम दी थी, उसी तरह अब मैं बाइडन इंतज़ामिया के लिए भी तैयार हूँ। मेरा ख्याल है बाइडन इंतज़ामिया को इसकी खिदमात की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी जवाब आ जाएगा। और मायूसी की एक दर्द भरी चीख इसने कल वो परेड ग्राउंड के जलसे में भी बुलंद की और कहा कि खुदा के लिए, फ़ौज से मुखातिब होकर कहा कि खुदा के लिए अब भी वक्त है कि पाकिस्तान से चोरों डाकों की हुकूमत ख़त्म कर दो। मतलब ये है कि मुझे दोबारा ले आओ, जो कि अब मुमकिन नहीं रहा। ये आखिरी पुकार इसी तरह की आखिरी पुकार रह जाएगी। और जहाँ तक ये जलसा है, इसको इन्होंने जब स्टेज के दौरान हर मुकर्रर ये कहता रहा कि ये पिंडी इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। ज़ाहिर है ये एक प्लानिंग के तहत ये फिक्रे कहा जाते हैं। अगर आप क्लोज़अप देखें तो आपको तहरीक इंसाफ की वही टेक्निक यहाँ बदरजा कमाल नज़र आएगी कि कुर्सियाँ यानी छिदरी छिदरी करके बिछाई गई और छिदरी छिदरी हाजिरी थी, जिसको फासले तक फैलाया गया और किसी और चैनल को इजाज़त नहीं थी। अपने ही ड्रोन कैमरे थे जो बुलंदी से एक ख़ास कैनवस बनाया उन्होंने ताकि जलसा बड़ा नज़र आ सके और लाइटिंग खूब की गई थी। लेकिन फिर भी बीच बीच में कोई गलती से या किसी भी वजह से जो क्लोज़अप आए, उन्होंने लोगों को बता दिया, लोगों को ये बात समझा दी कि ये जलसा जिसको पंजाबी में कहते हैं ना विरला विरला जलसा, यानी कुर्सियाँ एक तो बहुत फासले पर थी और फिर उन कुर्सियों के दरमियान भी अच्छे खासे गैप रखे गए थे। यानी 50 कतारें कुर्सियों को रखकर 20 कतारों की जगह खाली। इस तरह ये जलसा जो 12,000 का जलसा था, इन्होंने ऐसा दिखाया जैसे ये कोई 30-35 हज़ार का जलसा होता है। ये 30-35 हज़ार लोग बिल्कुल नहीं थे। अगर किसी ने ये कहा है टीवी चैनल के 30-35 हज़ार आदमी थे, तो ये झूठ है। पिंडी में मौजूद उस जलसा में मौजूद लोगों की गवाही मौजूद है जो ये बता रहे हैं कि 12,000 भी हाज़िरी नहीं थी, लेकिन उसको इस तरह फैला दिया गया यकसा फासलों के ज़रिए। और इस मरतबा जो नई तकनीक रखी गई वो मैंने आपको बता दी कि एक तो कुर्सियों की जो सफ़े थी, कतारें थी, उनके अंदर गैप था। फिर ये था कि 40-50 कतारों के बाद 15-20 कतारों की जगह मुकम्मल तौर पर खाली रख के फिर नए सिरे से कुर्सियाँ लगाई गई और अंदर इस गैप के अंदर लाइटनिंग वाले खंभे जो थे वो लगा दिए गए ताकि उनकी रोशनी से ये किसी को पता ना चल सके कि यहाँ इतने हिस्से में इतनी खाली ज़मीन में कोई कुर्सी नहीं है, कोई कुर्सी है ना आदमी है। तो ये टेक्निक तो उन्होंने दिखा दी, लेकिन वो जो बीच में इनकी अपनी गलती से, एडिटिंग की गलती से वो चीज़ जो भी चल गई या बर्जस्ता चल गई, उससे ये पता चल गया कि ये जलसा छिदरा था और 12,000 से ज़्यादा इसकी हाज़िरी नहीं थी। और इसमें भी जहलम से और अटक से और पेशावर से लोग लाए गए थे या आए थे, जो भी कह लें। तो इस तरह मिलाकर ये बड़ा जलसा करने की कोशिश की गई जो नाकाम रही। ज़ाहिर है आप टीवी चैनल्स को इजाज़त नहीं देंगे कि वो आज़ादाना इसकी फ़िल्म बनाएं, लेकिन खुफिया एजेंसियों के पास जो है वो इतनी ज़्यादा महारत है, उनको दूसरों से ज़्यादा पता चल जाता है कि आपकी हकीकी स्ट्रेंथ कितनी है। और नाज़रीन, आखिर में खुफिया एजेंसियों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट 17 जुलाई की ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, उसमें उन्होंने बताया कि 15 सीटों पर मुस्लिम लीग वाज़ेह तौर पर जीत रही है।
ये मेरे उस अंदाजे से मुख्तलिफ है। मेरा अंदाज़ा जो मैंने पिछले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश किया था वो ये था कि 17 सीटों पर मुस्लिम लीग जीत रही है, लेकिन ये सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट है कि यानी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि 15 सीटों पर जीत रही है। तो बाकी 5 सीटों पर तहरीक इंसाफ की कामयाबी यकीनी नहीं है, बल्कि वहाँ भी रद्दोबदल हो सकता है। तो नाज़रीन, इसी खबर के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।